Unpaid seller is one of the favorite topics of unpaid seller is one of the favorite topics of the examiner. एक आध क्वेश्चन इसमें से आने की प्रबल संभावना रहती है। ये वो वाला चैप्टर है, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन वाला चैप्टर है, वैसा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अनपेड सेलर वाला चैप्टर है। बहुत रेयरली कोई चांस होता है कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आए इस चैप्टर में। तो सर कौन होता है अनपेड सेलर? की सर अनपेड सेलर वो होता है जिसको की फुल प्राइस ऑफ द गुड्स हैज नॉट बीन पेड। ये मत लिख देना जिसको प्राइस नहीं पे करी गई है। अरे प्राइस तो पे करी गई है, देने थे 100 रुपए, दिए 50 रुपए अभी तक, तो क्या वो अनपेड सेलर नहीं होगा? सर वो होगा, क्योंकि फुल प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड हैज नॉट बीन पेड। ठीक है, वो होता है अनपेड सेलर। ही इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर जब होल प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड। देखो कई बार क्या होता है कि है ना, मिस्टर एक्स, मिस्टर बायर को मिस्टर सेलर को प्राइस चुकानी होती है। मिस्टर बायर ने बोला सर मैं पैसे भिजवा दूं आपके, मैंने आपसे माल लिया था। सेलर कहता है, तो ये क्या कह रहा है, बायर क्या कर रहा है, टेंडरिंग कर रहा है ना प्राइस की। कई बार क्या होता है, सेलर मान लो मुंबई से बाहर गया हुआ है, वो पुणे गया हुआ है, सेलर बोलता है सर 2 दिन रुक जाओ, मैं आता हूँ फिर आपसे लेता हूँ, पैसा कम भागे थोड़ी जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप तो अपने पुराने कस्टमर हैं, पैसा कहीं नहीं जाएगा, मैं 2 दिन बाद ले लूंगा। सर इसने टेंडर कर दी ना, तो सर वो भी बरोबर सही है, प्राइस टेंडर कर दी, तुमने खुद की बेवकूफी से नहीं लिया है, वो एक अलग बात है। बट तो अभी तक अनपेड सेलर कौन? जिसको की पूरी प्राइस पे नहीं करी गई है या टेंडर नहीं करी गई है। A bill of exchange or other negotiable instrument was given as payment, but the same is dishonored. सर 5 लाख रुपए का चेक दिया था, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया जब उसको बैंक में लगाया तो फिर सर भले ही दे दिया था बायर ने सेलर को, सेलर अभी भी क्या है, अनपेड सेलर है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ध्यान रखना कि सर कौन अनपेड सेलर? जिसको पूरी प्राइस या तो पे नहीं करी गई है या टेंडर नहीं करी गई है, नंबर वन। नंबर टू, जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया तो गया था लेकिन वो डिसऑनर हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या क्या होते हैं राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर? देखो मोटा मोटा आप देखोगे कि सर अनपेड सेलर के दो स्ट्रीम्स में राइट्स चलते हैं। एक तो होता है राइट अगेंस्ट द बायर, राइट अगेंस्ट द गुड्स, और एक होता है राइट अगेंस्ट द बायर। ये तो हो गया एक टॉपिक कि सर गुड्स के अगेंस्ट मेरे अनपेड सेलर है तो उसके क्या क्या राइट्स हैं, और बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स हैं। एक तीसरा टॉपिक इस चैप्टर में और बनता है, सर कई बार बायर के सेलर के अगेंस्ट राइट्स बनते हैं। हालांकि टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम तो है अनपेड सेलर, लेकिन सर बायर के भी कुछ राइट सेलर के अगेंस्ट बनते हैं। लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर। ठीक है, अनपेड सेलर के चैप्टर में से ये थोड़ा सा, ये कम बार आता है और लास्ट टाइम आ चुका है, पर हमें पूरा करना है। तो इस बार इसमें से आने की संभावना ज्यादा है कि सर इस पार्ट में से आने की संभावना ज्यादा है। तो सर उसमें भी राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट गुड्स एंड राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। अगेंस्ट गुड्स चालू करते हैं कि सर अगेंस्ट गुड्स में भी हमको दो तरीके से देखना है। जब ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो चुकी है और जब ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर नहीं हुई है। देखो वापस इसमें दो खांचे बन जाएंगे। क्या? जब ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो चुकी है और जब ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर नहीं है। इनमें भी ऑलमोस्ट कॉमन ही है सारे राइट्स। क्या क्या राइट्स हैं? एक तो हो जाता है राइट ऑफ लियन, ये देखो सर ये इसमें भी है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये इसमें भी है। राइट ऑफ रीसेल, सर ये इसमें भी है। और ये जो चौथा जो डिफरेंशिएटर पॉइंट है, राइट ऑफ विदहोल्डिंग द डिलीवरी, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये इतना फर्जी है कि आपको बस मेंशन करना है, याद करके यदि इन पे क्वेश्चन आता है तो आपको बस मेंशन कर देना है। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए ये कोई डिफरेंशिएटर है ही नहीं। तो सर लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ लियन यहाँ भी है, यहाँ भी है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट यहाँ भी है, यहाँ भी है। और राइट ऑफ रीसेल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। डिफरेंशिएटर कौन सा हुआ कि सर differentiator point is when the property in goods is not passed, right of withholding the delivery till the time payment is made, right of withholding the delivery till the time payment is made। ये कोई डिफरेंशिएटर वैसे है भी नहीं, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कोई फर्क ही नहीं लगेगा इसमें और राइट ऑफ लियन में।
ठीक है। राइट ऑफ लियन क्या होता है, आप सब जानते हो कि सर राइट ऑफ लियन होता है, राइट ऑफ लियन होता है कि सर यदि गुड्स का फिजिकल पोजेशन, यदि गुड्स का फिजिकल पोजेशन, लियन इज ऑलवेज कनेक्टेड विद फिजिकल पोजेशन। अपन ने तो इनफैक्ट आगे जाके दो तरीके के लियन पढ़े हुए हैं। कौन कौन से श्लोक मुद्रा, अपन ने कौन से दो तरीके के राइट ऑफ लियन पढ़े हुए हैं बेटा? श्लोक। सर पर्टिकुलर और जनरल। बिल्कुल, राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन एंड राइट ऑफ जनरल लियन। ठीक है, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर पर्टिकुलर लियन की बात कर रहे हैं, भले ही एक्सप्लेन नोट्स में नहीं किया गया, बट वी आर टॉकिंग हियर अबाउट राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन, बिकॉज राइट ऑफ जनरल लियन बहुत कम लोगों को अवेलेबल होता है, जैसे बैंकर्स, वाफिंगर्स और ये सब। तो इसमें अपने को डिटेल में अभी यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो सर राइट ऑफ लियन क्या होता है कि सर गुड्स का फिजिकल पोजेशन अपने पास में तब तक रख लेना जब तक कि उससे रिलेटेड, जब तक कि उससे रिलेटेड जो भी हमारा काम है वो नहीं हो जाए। पेमेंट बाकी है तो पेमेंट हो जाए, ठीक है। ठीक है सर। तो अब सेलर जो है उसने बायर को माल बेचा, चाहे ओनरशिप दे दी है चाहे नहीं दी है, ठीक है। सेलर का ये कौन सा राइट है कि सर राइट अगेंस्ट गुड्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो वो माल को तब तक अपने पास में दबा के रख सकता है जब तक कि उसका पेमेंट नहीं मिल जाता। सर किस कैपेसिटी में? कि सर नंबर वन, सेलर की कैपेसिटी में, कोई भी कैपेसिटी में फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि इसके पास माल किस कैपेसिटी में पड़ा है। सेलर की कैपेसिटी में पड़ा है, माल पे लियन का राइट एक्सरसाइज कर सकता है। सर सेलर की कैपेसिटी में नहीं, और बायर ने इसको बोला कि सर ओनरशिप आपने मेरे को ट्रांसफर कर दी, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं 2 दिन बाद आसपास के शहरों से और माल खरीद के आऊंगा, फिर एक साथ ट्रांसपोर्ट में ट्रक में चढ़वाऊंगा यहीं से, तो इस माल को 2 दिन आपके पास में ही पड़े रहने दो। तो सर बेली के कैपेसिटी में पड़ा है, आफ्टर सेलिंग बेली की कैपेसिटी में पड़ा है, तो भी वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है सर। पेमेंट के लिए ये बिल्कुल, चाहे सेलर की कैपेसिटी में, बेली की कैपेसिटी में, किसी भी कैपेसिटी में ये अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। सर कब नहीं कर सकता? जब गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब क्रेडिट, उधार पे माल बेचा है, एंड द क्रेडिट पीरियड हैज नॉट एक्सपायर्ड, क्रेडिट पीरियड अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, तो फिर ये उधार पे बेचने का क्या मतलब? फिर जब क्रेडिट पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है, 2 महीने के क्रेडिट पे बेचा है, तो माल को अपने पास में थोड़ी ना रखोगे हफ्ते के लिए, हफ्ते भर का क्रेडिट दिया है और क्रेडिट पीरियड में आप माल ही नहीं ले जाने दे रहे हो, फिर काय का क्रेडिट पीरियड, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, सेलर ने बायर को मान लो फॉर एग्जाम्पल 7 डेज का क्रेडिट दिया, बायर ने 7 दिन में अभी तक माल उठाया नहीं और 7 दिन का पीरियड एक्सपायर हो गया, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया और माल अभी तक सेलर के पास में ही है, तो क्या अब ये राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है? हाँ। यानी कि जहां पर क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया और अभी तक माल जो है वो सेलर के पोजेशन में ही है, तो फिर अब वो अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। मतलब माल अपनी अंटी में होना चाहिए। सुना है ना, बचपन में एक वर्ड बोलते थे अंटी में होना चाहिए, जो माल अंटी में है वो अपना, सेलर की, सेलर की कैपेसिटी में अंटी में है, तो भी लियन एक्सरसाइज हो जाएगा, बेली की कैपेसिटी में तो भी अपने अनपेड पैसे के लिए अपने राइट एक्सरसाइज हो जाएगा। क्रेडिट पीरियड पे बेचा था और क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया और माल अभी तक अपने पास पड़ा है, कोई बात नहीं, आप अनपेड सेलर हो, आप के पास में गुड्स का फिजिकल पोजेशन है, आप बिल्कुल अपना ये राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हो। अब एक वर्ड ध्यान रखना, राइट ऑफ लियन इज द राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स, जबकि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज द राइट टू रीगेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स। ये दो वर्ड्स ध्यान रखना, लियन राइट टू रिटेन होता है और स्टॉपेज इन ट्रांजिट राइट टू रीगेन होता है। कनक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कनक, यस सर। लेट कैसे हुई आज? सर टाइम गलत देख लिया था। टाइम गलत देख लिया था? एग्जाम का टाइम क्या है रे? क्या सर? एग्जाम के टाइमिंग्स क्या निकल के आए हैं? 1 o'clock। 1 o'clock है? 1 o'clock पे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा या वहां पहुंचना है तुमको?
सर 1 o'clock को आज तो हमारा रिजल्ट है। 1 o'clock तो मैं तो एग्जाम का पूछ रहा हूँ रे, रिजल्ट का थोड़ी पूछ रहा हूँ। सबका अच्छा ही आएगा। तुम कोई अब जाके उड़ के कॉपी में घुस के कोई उसमें चेंजेस थोड़ी कर सकते हो। जो किया है उस हिसाब से आ जाएगा और सबका अच्छा आएगा। बहुत अच्छी मेहनत करी है तुम लोगों ने। ठीक है, वो कितनी की है वो तुम जानते हो, मैं तो यही बोलूंगा बहुत अच्छी मेहनत करी है तुम लोगों ने, अच्छा ही आना है। सारे टीचर्स ने, इनफैक्ट मॉर्निंग का टाइम सारा तुम लोग के पास में 12th के साथ में चला जाता था, फिर तुम कॉलेज चले जाते थे, तो मुझे तुम लोगों ने नाइट का टाइम ही दिया है। ठीक है, इसलिए मेहनत तो अपन सबने करी है। चलिए आ जाइए, टेंशन मत लो रे, आ जाएगा जो आना है अच्छा ही आएगा। नेक्स्ट, तो राइट ऑफ लियन इज अ राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स जब तक कि कोई क्लेम, चाहे 100 में 5 रुपए का भी बाकी हम उसके लिए क्लेम करते हैं, जब तक कि सम क्लेम ड्यू अगेंस्ट इट इज सेटिस्फाइड। ठीक है सर, कहां कहां मिल सकता है कि सर ये राइट जब तक भी कोई अनपेड सेलर है, गुड्स का पोजीशन है उसके पास में मिल सकता है। सर एक तो वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, हमने उधार माल थोड़ी बेचा है तो हमको ये राइट ऑफ लियन मिलेगा। सेकेंड, सर हमने उधार माल बेचा तो था लेकिन उधार का टाइम एक्सपायर हो गया, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, माल बाय चांस हमारे पास में पड़ा है, तो भी हम उस पर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सर बायर जो है वो हो गया इंसॉल्वेंट, बायर हो गया इंसॉल्वेंट और अभी तक सेलर के पास में ही माल का फिजिकल पोजीशन पड़ा है, तो भैया मैं अपना राइट ऑफ लियन 100% एक्सरसाइज करूंगा। ठीक है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, माल मेरे पास में ही पड़ा है, मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ जो उधर दे दूंगा बिना पेमेंट लिए। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशंस हैं जहां पर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज किया जा सकता है। क्या क्या है जनरल रूल्स? सेलर के पास में पोजेशन होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वो पोजेशन एज अ ओनर या सेलर ही हो, मतलब एज अ ओनर ही हो। सर वो सेलर के रूप में भी हो सकता है, एजेंट फॉर बेली, एज एन एजेंट के रूप में भी हो सकता है ऑफ बायर, बेली के रूप में भी हो सकता है, सेलर का एजेंट के रूप में भी हो सकता है, सेलर ने उसको, बायर ने सेलर को अपना एजेंट बनाया, ये गुड्स तब तक आपको मैं जब बोलूं तब ट्रांसपोर्ट में चढ़ा देना, सो ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट। उस दौरान भी माल का उसका यदि उसके पास में पोजेशन है तो भी वो उसका ऊपर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है किसी भी कैपेसिटी में। ठीक है, part delivery of goods does not imply that seller has waived the lien. The seller can exercise lien on remaining goods. देखो कई बार अपन पढ़ते हैं कि पार्ट डिलीवरी जो होती है विच इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द फुल, ठीक है, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन सर यहाँ पर हम प्रैक्टिकल होके बात कर रहे हैं। अपन ने पढ़ा था ना कि भाई 200 देने थे, टैक्सी में 100 ही आ रहे हैं, हमने तो पूरे 200 दे दिए थे, अभी तक वो 100 डाल के गया, जितने पीछे से बचे हुए 100 में आग लग गई। सर कौन? अरे भाई हमने तो ओनरशिप ऑलरेडी दे दी थी, मतलब दिस पार्ट डिलीवरी इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द फुल, तो सर बायर को बेयर विथ करना है। लेकिन इसी तरीके से देखो, सेलर ने बायर को पार्ट डिलीवरी दी है, अभी तक 100 पीस ही दिए हैं, अभी बाकी के 100 पीस देने बाकी हैं और अभी तक अनपेड सेलर है, तो इन पे वो अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है प्रोवाइडेड माल क्रेडिट पे नहीं बेचा हुआ हो। पार्ट डिलीवरी में भी बचे हुए गुड्स पे वो एक्सरसाइज कर सकता है। जब देखो एक और बात, सेलर किस चीज के लिए राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है? ओनली फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स, ओनली फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स, नॉट अदर एक्सपेंसेस, जैसे कि सर कोई रिपेयर चार्जेस, कोई मेंटेनेंस चार्जेस, कोई ये चार्जेस वो चार्जेस नहीं, इन सब के लिए राइट ऑफ लियन नहीं मिलेगा उन गुड्स पे कि आपने रिपेयर कराया, आपने मेंटेन कराया, आपने उनको स्टॉक करके रखा, नहीं, इन सब के लिए राइट ऑफ लियन नहीं मिलेगा। केवल प्राइस ऑफ द गुड्स के लिए आप अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब सर यदि मान लीजिए सेलर अनपेड सेलर है, कोर्ट में बात गई, कोर्ट में, और इसने अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करके रखा हुआ है, कोर्ट में बात गई, कोर्ट ने बायर के खिलाफ डिसीजन दे दिया कि भैया तुमको पेमेंट करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एक आध बार एग्जाम में आए हुए हैं कि भैया तुमको पेमेंट करना है, सेलर को, बायर को बोला सेलर को पेमेंट करो भैया, तो बायर क्या अब बोल सकता है देखो कोर्ट ने तो तुम्हारे फेवर में डिसीजन दे दिया है, पेमेंट मैं अभी अरेंज करके तुमको दे ही दूंगा, मुझे उसमें अब करना ही पड़ेगा, तुम माल तो दे दो, अब तो अपना राइट ऑफ लियन छोड़ो। सेलर का उस समय भी बोल सकता है भैया राइट ऑफ लियन होता है इसलिए ताकि तुम मुझे मेरा पैसा दो, तब तक मैं इन गुड्स को रखूं, तुम पैसा लाओ
और अपना माल ले जाओ, मैं अपना लियन तब तक एक्सरसाइज कर सकता हूँ। वो बिल्कुल कर सकता है, जब तक कि कोर्ट ऑर्डर के बाद में भी पेमेंट नहीं मिले तब तक भी अपना राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है। क्या ये जो लास्ट पॉइंट समझा है ये समझ में आया आप लोग को? लास्ट पॉइंट समझा है, ये समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट, राइट ऑफ लियन कब कब छूट जाता है? राइट ऑफ लियन कब कब छूट जाता है कि सर राइट ऑफ लियन जो है वो इन फॉलोइंग सिचुएशंस में खत्म हो जाता है। अनपेड सेलर लूजेस हिज राइट ऑफ लियन। देखो, सबसे पहला, वेयर द सेलर हैज वेव्ड द राइट ऑफ लियन। खुद सेलर नहीं बोल दिया अरे ले जा यार, क्यों मुक्तापनी कर रहा है, ले जा, ठीक है, जब तेरे पास पैसे हो तब दे देना। उसने अपना राइट ऑफ लियन छोड़ दिया, ले जा, ठीक है। सेकेंड, where the goods are delivered to the carrier or other bailee by the seller for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal of the goods। क्या होता है, ये कैरियर को दे दिया, जैसे ही कैरियर को दिया, कैरियर ने एक पावती दी, एक स्लिप दी, यदि वो स्लिप मैं अपने पास में मेंटेन करके रखता हूं, यानी कि उन गुड्स का एक तरीके से पोजेशन अभी भी मेरे पास, कंट्रोल मेरे पास में ही है, एक तरीके से उन गुड्स का कंट्रोल मेरे पास में ही है, ठीक है। लेकिन यदि मैंने विदाउट रिजर्विंग माय राइट ऑफ डिस्पोजल वो गुड्स कैरियर को दे दिए, यानी कि वो स्लिप जो थी वो आगे बायर के एजेंट या बायर को पकड़ा दी, तो आई एम नॉट रिजर्विंग माय राइट ऑफ डिस्पोजल, तो एक तरीके से मेरा राइट ऑफ लियन भी छूट गया, ठीक है। ये बात समझना, या तो मैंने खुद ने छोड़ दिया या ऐसी कोई सिचुएशन हो गई। नेक्स्ट, वेयर द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स द पोजेशन ऑफ द गुड्स। वेयर द बायर या बायर का एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स द पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द सेलर, कोई केस के थ्रू, या फिर अभी तक ये इसने कहा माल पहुंचा रहा हूँ, इसने कहा मैं भी रास्ते में ही हूँ, माल ले लिया, तो लॉफुली ले रहे हैं, कोई जबरदस्ती, कोई खींच पहुंच के जबरदस्ती थोड़ी ले रहा है। सो वेयर द सेलर और द बायर लॉफुली ऑब्टेन्स द पोजेशन ऑफ द गुड्स, यानी कि लियन तो पोजेशन से ही संबंधित, राइट ऑफ लियन इज पोजेशन से रिलेटेड राइट, पोजेशन खत्म हो गया तो फिर ये राइट ऑफ लियन भी चला जाएगा। ये तरीके आते हैं टर्मिनेशन ऑफ लॉस ऑफ लियन में, या तो प्रैक्टिकल या फिर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है, एक्सप्लेन वेरियस वेज थ्रू व्हिच राइट ऑफ लियन इज लॉस्ट, इज टर्मिनेटेड, खुद खत्म कर दे हुए, या एजेंट या बायर ने लॉफुली माल का पोजीशन ले लिया, या फिर किसी कैरियर को दिया विदाउट डिस्पोजिंग रिजर्विंग द राइट टू डिस्पोजल, या फिर बाय ईस्टॉपल। सिचुएशन क्या हुई देखो, ईस्टॉपल की सिचुएशन, सेलर है, सेलर ने बायर के माल पे राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज किया हुआ है क्योंकि अभी तक अनपेड सेलर है। ये इधर बायर आया, ये बायर है। एक दिन बायर एक आदमी को लेके आया यहाँ पर B1 को लेके, बोला ये माल मेरा है, देखो इनके पास में रखा हुआ है, माल मेरा है, बस मैंने तो यहाँ सेफ कस्टडी के लिए रखा हुआ है। और सेलर ने उसके सामने B1 के सामने कुछ नहीं बोला, और इस तरीके से बायर ने वो माल B1 को, नए बायर को बेच दिया। तो सर अब अनपेड सेलर आफ्टरवर्ड्स वुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग दिस फैक्ट कि उसने जो भी उसकी प्रेजेंस में बोला है या बाद में डिनाई नहीं कर पाएगा, और वो राइट ऑफ लियन लॉस्ट हो जाएगा, इसको माल देना पड़ेगा, ठीक है। या तो उसी समय बोलता भाई साहब मैंने माल अपने पास इसलिए रखा हुआ है भाई साहब ताकि ये मेरे को पेमेंट करें, या तो बोलना चाहिए था, उसके सामने मीठे मीठे एक्ट कर लिया तुमने, तो फिर अब तुम्हारा राइट ऑफ लियन छूट जाएगा, ठीक है। क्या ये तरीके समझ में आए जिनसे लियन खत्म होता है? क्या ये तरीके समझ में आए? बोलिए यस और नो, बोलिए, क्या ये तरीके समझ में आए क्या? अरे हाँ या ना? रियाज आईफोन, यस सर। ठीक है। चलिए बाकी का, ये जो है बाकी का पार्ट कल करते हैं, तो एक दो दिन में इससे भी चैप्टर को खत्म करके और अपन फिर अपना जो लास्ट बचा हुआ टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ेंगे। चलिए कल मिलते हैं।